तो आज अपने को स्टार्ट करना था वेक्टर, ठीक है, ये आज का टॉपिक है वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? देखो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो स्केलर और वेक्टर के पार्ट पे होता है ना। तो व्हाट इज वेक्टर है? वेक्टर क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन आप अगर देखोगे तो स्केलर और वेक्टर के फॉर्म पे अपन करते हैं, ठीक है। तो वेक्टर क्या है? Physical quantity that has both magnitude and direction. which have magnitude and direction। क्या सिर्फ उतने अकेले से बात हो जाएगी? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अकेला होने से? तो यहाँ पे एनी फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction and also satisfy, also follow, ऐसा लिखते हैं, also follow वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अकेले होने से कोई फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं होती? वेक्टर नहीं होती है। वेक्टर अलजेब्रा को भी बेटा उसको फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रही है तो फिर वो वेक्टर नहीं है। मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी जैसे इनके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा, ये वेक्टर है। जब कि मैं यहाँ पे नोट पे लिख दूं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट I इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। देखो ये क्यों सेटिस्फाई नहीं होता, ये जब मैं कुछ वेक्टर अलजेब्रा अपन डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा। बट इलेक्ट्रिक करंट को आप जैसे मान लो यहाँ से करंट आ रहा है 10 एम्पियर का और एक ब्रांच इधर है, फिर एक ब्रांच इधर है। यहाँ पे अगर करंट 6 एम्पियर का चला गया तो यहाँ पे आप क्या बोल दोगे? 4 एम्पियर का। मतलब आप सीधा सीधा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्केलर सम कर रहे हो कि भाई यहाँ से 10 एम्पियर करंट आया तो इधर पे 6 चला गया, इधर पे कितना चला गया? 4 चला गया। तो आपने कोई स्पेशल रूल नहीं लगाया है यहाँ पे। तो करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, बट इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आप इसको कैसे ऐड कर रहे हैं? सिंपल अलजेब्रिकली ऐड कर रहे हैं विदाउट एनी फार्मूला। तो दिस इज I here, this is I1 and this is I2। so I is equals to I1 plus I2। कोई आपने स्पेशल अलजेब्रा की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा क्या कर रहे हैं आप? इसको स्केलरली सम कर रहे हैं आप, सीधा सीधा ऐड कर रहे हैं। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा इसको? हाँ सर। ओके, तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ सर, थोड़ा एक बार एक्सप्लेन करो ना फिर से। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये स्केलर है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ साथ वेक्टर अलजेब्रा को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। समझ गए कि नहीं? हाँ सर। ओके, तो अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग जल्दी से। इस पेज का सर, हाँ, वेक्टर अलजेब्रा में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? अभी आ रहा है ना, अभी तो पूरा देखते तो जस्ट अभी उसमें एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो गया। ले लिया क्या बेटा स्क्रीनशॉट?
ले लिए, मिटा दूं? पेज नंबर 2 अब। अब आते हैं अपन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में फर्स्ट एक होता है भाई, आप उसको न्यूमेरिकली कैसे लिखते हो या फिर सिंबॉलिकली कैसे लिखते हो, तो सिंबल कैसे बनते हैं इसके? सिंबॉलिकली एक पार्ट इसका सिंबॉलिकली या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, और एक पार्ट क्या होता है इसका, एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो सिंबॉलिकली कैसे लिखते हो, पढ़ते कैसे इसको? तो सपोज दिस इज, इसको पढ़ते ऐसे वेक्टर ए, या फिर ये आप ऐसा पढ़ोगे दिस इज आल्सो वेक्टर स्मॉल ए, या फिर आप ऐसा पढ़ दो वेक्टर पी क्यू, ये ऐसा पढ़ सकते, इस तरह से लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो सिंबॉलिकली इस तरह से लिखा जाता है वेक्टर। अब इसमें जो ऊपर एरो बनी हुई है वो वेक्टर को सिंबॉलिकली लिखने के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये पी क्यू लिखा है तो पी क्यू ऐसा लिखा है दिस इज नॉट इक्वल्स टू क्यूपी, दोनों सेम नहीं, अलग अलग हो जाएंगे। और दूसरा, अगर क्यूपी आपने लिखा है तो कोई बोल सकता है सर पी क्यू की जगह मैं ऐसा एरो बना दूं क्या, तो ये सिंबल नहीं होता है इस तरह से। या फिर ए में नीचे एरो बना सकते हैं क्या, या फिर आप साइड में एरो बना सकते हैं क्या, तो ये सब सिंबल एडॉप्टेड नहीं है, ये इस तरह से सिंबल एडॉप्टेड है, आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, लेफ्ट टू राइट आप बनाएंगे, समझ गए ना सिंबल। सो वेक्टर को सिंबॉलिकली आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के बाद आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है वेक्टर का, ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे वेक्टर को? देखो ग्राफिकल में मतलब आपको कुछ लाइन बनानी पड़ेगी। सो इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है ये, दिस इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मतलब ये इस तरह से आप बनाओगे, फिर यहाँ पे आप एरो बना दोगे, ये एक पॉइंट हो गया, सपोज दिस इज पी एंड दिस इज क्यू, तो इस पॉइंट को बोला जाता है इनिशियल पॉइंट, और इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। या फिर आप इसको टेल बोल सकते हो, और इसको क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पे हेड बोल सकते हो। एंड सपोज दिस इज वेक्टर ए, तो यहाँ पे लिखोगे कैसे, वेक्टर पी क्यू इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। तो दिस इज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। और जो लाइन सेगमेंट आप यूज कर रहे हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, उसकी जो लेंथ होती है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है ना, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है, दिस इज द लेंथ हियर, तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती है, तो लेंथ होती लाइन सेगमेंट। समझ गया इतना, या डाउट है? समझ गया या डाउट है? समझ गए सर। ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। सर ग्राफ वाला नहीं समझा। बेटा ये जो लेंथ होती है ना इतनी, वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती, नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड बट प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, बस इतना, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, अभी मैं और डायग्राम से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। अभी इतने पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है। सर हाँ, तो इनके बीच में कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या होगा? अरे वो कुछ नहीं होता है यहाँ पे, बस मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कंपेयर करने के लिए बस है वो, ठीक है ना, कंपेयर करने के लिए। ले लिए स्क्रीनशॉट इसका? सर Yes, sir. ठीक है, मिटा दूं अब?
तो सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका इस तरह से होता है। अभी देखो, मान लो आपको फोर्स वेक्टर लिखना है, आप इसका एग्जांपल समझ लो। इफ F1 is equals to suppose it is 6 न्यूटन और इसका डायरेक्शन किधर पे है, ईस्ट की तरफ है, और F2 एक और वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन और इसका डायरेक्शन सपोज किधर है, नॉर्थ की तरफ है। अब आप इसको रिप्रेजेंट करो ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे बनाओगे दोनों को? F1 is 6 न्यूटन अलोंग ईस्ट एंड F2 is 8 न्यूटन अलोंग नॉर्थ। इसको कैसे आप ड्रॉ करोगे? ग्राफिकली कैसे बनाओगे? ग्राफ पेपर पे कैसे बनाओगे या ग्राफिकली कैसे बनाओगे इसको? ठीक है ना। F1 is 6 न्यूटन along east and F2 is 8 न्यूटन along north। बेटा ग्राफिकली कैसे ड्रॉ करोगे इसको? ग्राफिकली कैसे बनाएंगे? तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो फ्रेम बना लो। तो दिस इज एनी फ्रेम, ये आपने फ्रेम बना लिया है, और ये हो गया ईस्ट और इधर पे हो गया वेस्ट और इधर पे हो गया नॉर्थ और इधर पे हो गया साउथ। समझ गए कि नहीं? हाँ या ना? अरे समझ गए? हाँ। अब जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हो, हालांकि इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप दोनों फोर्सेस को बना रहे हो और इनिशियल पॉइंट दोनों का सेम ले सकते हैं हम। टेकिंग कॉमन इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे टेक कॉमन इनिशियल पॉइंट कॉमन आप ओरिजिन पे ले लो। तो अगर अपन ओरिजिन पे लेते हैं तो मैं 1 सेंटीमीटर के हिसाब से ले लूं। अगर 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 and then this is 8, this is the direction of north here। तो यहाँ पे अपन क्या ले रहे हैं? स्केल टेक 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो यहाँ पे 1 2 3 और ये मान लो इधर पे आपने सेंटीमीटर पे लिख दिया 1 2 3 4 5 6। तो ये F1 किधर है? यहाँ से आपने ये बना दिया, एक एरो बना दोगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आप बना दोगे ये। सो दिस इज द F1 वेक्टर, ये F1 वेक्टर बन गया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट को आप ले सकते हैं। तो ये F1 वेक्टर बन गया। अब आपको F2 बनाना, दैट इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ तक बनेगा। तो जो लेंथ होती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की, दिस इज F2 एंड दिस पॉइंट इज Q। समझ गए ना? तो ये जो लेंथ इतनी यहाँ पे आपने ज्यादा बनाए, तो ये मीनिंग यही होती है कि भाई जो लेंथ होती है, आप जब डायग्राम बनाए जैसे दोनों वेक्टर आपके सेम है, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके दोनों वेक्टर आपके सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे रिप्रेजेंट द फोर्स। तो जो लाइन सेगमेंट आप बनाओगे आप इस हिसाब से बनाओ कि एक आपको 6 लगे और एक आपको 8 लगे। मतलब ये कंपैरेटिव स्टडी हमको करनी चाहिए। जनरली कुछ बच्चे क्या करते हैं, दोनों में एक एरो ये बना दी, एक एरो ये बना दी, दोनों बराबर बना दिए, ये F1 F2। तो बेटा ये बराबर थोड़ी, एक 6 है एक 8 है। तो ग्राफिकली भी हमको वैसा लगना चाहिए। समझ गए ना कि दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। क्लियर हो गया कि नहीं? अरे क्लियर हो गया कि नहीं? हेलो, Yes, sir. Yes, कोई sir. डाउट कभी? नो सर। कोई डाउट नहीं ना? और अगर मान लो मैं यहाँ पे और ड्रॉ करता हूँ, अभी जैसे एक और एग्जांपल अपन ड्रॉ कर लें। सपोज एक और एग्जांपल अपन ले रहे हैं, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड along positive x axis and acceleration vector is suppose it is 2 meter per second square and it is also along positive x axis। तो इसको कैसे ड्रॉ करोगे? तो आप यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दो, ये x एक्सिस है, ये हो जाएगा यहाँ पे ओरिजिन। अब वेलोसिटी को यहाँ पे आप कॉमन इनिशियल पॉइंट ले भी सकते हो, और जरूरी भी नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कॉमन इनिशियल पॉइंट ही हो, बट जनरली जब हम
किसी एक प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो सभी के इनिशियल पॉइंट अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी में अब आप कैसे लिखोगे, क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक है वेलोसिटी और एक कौन सी है, एक्सीलरेशन है। देयर आर टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो अब जो लेंथ है लाइन सेगमेंट की वो जरूरी नहीं है कि हम सेम यूज करें यहाँ पे। जैसे मान लो मैं इतनी लेंथ सपोज वेलोसिटी के लिए यूज कर रहा हूं, तो हम इतनी ही लेंथ इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्सीलरेशन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं? यहाँ पे दोनों अलग अलग है तो आप सेम लेंथ ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो दोनों वेलोसिटी होती तो फिर आप सेम लेंथ नहीं लेते। जैसे एक और एग्जांपल अपन ले लें यहाँ पे, v1 is equals to 4 meter per second and v2 vector is equals to 2 meter per second, और फिर आप this is along east and this is also along east, तो आप ये वाला जो डायरेक्शन ये ईस्ट हो गया, तो फिर आप जब ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो v1 के लिए अगर आपने इतनी लेंथ लिया है तो फिर v2 के लिए आपको थोड़ा आधा लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी हैं। दिस इज v2 वेक्टर। अभी समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो सर। समझ गए? सर एक बार और बताओ। Yes, sir. थोड़ा। देख इसमें क्या है ना, जो लेंथ होती लाइन सेगमेंट की, वो एक तो अगर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के लिए आप बना रहे हो तो उनका जो न्यूमेरिक पार्ट है या जिसको आप मैग्नीट्यूड बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग बनाओ, जैसा पहले वाले एग्जांपल में है। दूसरे वाले एग्जांपल में मैंने एक वेलोसिटी और एक्सीलरेशन लिया, क्योंकि दोनों फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गई हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको कैसे बनाओ सेम, मतलब डिफरेंट आप लेंथ लो, आप सेम लेंथ भी ले सकते हो और अलग भी ले सकते हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन जैसे थर्ड वाले केस में देखो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी सेम डायरेक्शन है, तो v1 को आप डबल, उसकी जो लेंथ है v1 की वो आपको डबल रखना पड़ेगा और v2 की लेंथ को आधा रखना पड़ेगा। जबकि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन वाले में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो आप वैसा लिख सकते हो फिर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो समझ गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? और कोई डाउट अभी मन में इसमें? हेलो कोई डाउट है बेटा किसी को? सर वो फिजिक मतलब वो जो क्वांटिटीज है ना, फिजिकल क्वांटिटीज, वो सेम रही तो क्या करना, वो एक बार फिर से समझ। अरे अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो जो एरो की लेंथ है वो आप उसकी न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से बनाओ, और अगर डिफरेंट है तो फिर तुम्हारी चॉइस है, तुमको किसकी लेंथ कितनी लेना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, लेकिन अगर आप सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को बना रहे हो, ग्राफिकली बना रहे हो, तो आपको उनकी लेंथ उनके न्यूमेरिक पार्ट या मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। समझा? हेलो हाँ सर ठीक है सर, समझा। थैंक यू ओके, सर। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए? ले लिए क्या? हाँ सर। देन पेज नंबर 3 अब टाइप्स ऑफ वेक्टर की अगर अपन बात कर लें, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं वेक्टर के। ठीक है, मैं कुछ कुछ बता दे रहा हूं यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेक्टर। एक हो गया पोलर वेक्टर,
पोलर वेक्टर विच हैव फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है उनको क्या बोलते, फिक्स्ड पोल या फिर फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट और फिक्स्ड पोल। ठीक है, जैसे इनके एग्जांपल्स अगर अपन देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेट्रा। अब मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे है और कोई पार्टिकल P से यहाँ तक गया Q तक, दिस इज देयर एक्चुअल पाथ, Q तक गया, सो विच इज द डिस्प्लेसमेंट हियर। अगर ये पाथ है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा, आप P से ही चालू करोगे और Q पे जाके खत्म करोगे, सो दिस इज देयर डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, और ये इनिशियल पॉइंट है, तो ये फिक्स है। क्लियर हो गया। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पोलर वेक्टर बोला जाता है। जैसे जिनका फिक्स्ड पोल होता है या फिर फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट होता है, ठीक है, ऐसे वेक्टर को बेटा पोलर वेक्टर बोलते हैं। और एक होते एक्सियल वेक्टर, एक होते फिर एक्सियल वेक्टर। हाँ, एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर किनको बोलते थे, जिनका फिक्स्ड पोल नहीं होता या फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं होता है, does not have fixed initial point, जिनका फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट नहीं है। अब एक्सियल वेक्टर के एग्जांपल जैसे एंगुलर वेलोसिटी, टॉर्क, एक्सेट्रा, इसमें एंगुलर मोमेंटम भी आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। अभी जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूं, ये कोई पार्टिकल है और ये पार्टिकल इस एक्सिस पे, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस पे पार्टिकल कैसा घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी लिखी जाएगी या एंगुलर वेलोसिटी, ये एक्सिस पे आप ड्रॉ कर दोगे, कहां से ड्रॉ करना इट डजंट मैटर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर एंगुलर वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, मतलब कोई फिक्स्ड पॉइंट नहीं है। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। समझ गए? हेलो, समझ गए क्या? हाँ सर समझ गया। कोई डाउट अभी? ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ले लिए स्क्रीनशॉट इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। Now page number 4. Page number 4. अभी लिख रहे हैं अपन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है, जैसे सपोज आपने एक वेक्टर लिखा F इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड अलोंग ईस्ट, this is F1 and this is F2 is minus 10 Newton and this is also along east। इसका मतलब क्या होगा, क्या दोनों सेम है या अलग अलग वेक्टर हैं? दोनों सेम है या अलग अलग वेक्टर हैं? ये दोनों सेम है या अलग अलग वेक्टर हैं? सेम। हाँ, सेम है या अलग अलग वेक्टर हैं? सेम। अपोजिट वेक्टर है सर। हाँ, अपोजिट है, मतलब एक, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो,
या फिर आप इसको +10 न्यूटन करके क्या लिख सकते हो, बेस्ट करके लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है इसका, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज न्यूमेरिक पार्ट, मैग्नीट्यूड। और ये जो पार्ट है इसका, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, दिस शोज द डायरेक्शन। तो हम बात कर लें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे F1 का मॉड ऐसा लगा दिया, ये सिंबल होता है, इसको पढ़ते कैसे, दिस इज, और इसको आप सिंबॉलिकली फिर ये साइन नहीं लगाते, सिर्फ एरो हटा देते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यहाँ पे कितना आएगा, 10 न्यूटन। इट इज पॉजिटिव न्यूमेरिक पार्ट, मतलब सिर्फ आपको इसका न्यूमेरिक पार्ट लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, तो ये 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में यूनिट नहीं लिखा जाता, सॉरी डायरेक्शन नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसका न्यूमेरिक पार्ट लिखा जाता है, एंड दैट इज ओनली पॉजिटिव न्यूमेरिक पार्ट। और F2 का मैग्नीट्यूड अगर अपन देखेंगे, दैट इज सिंपली F2, दिस इज आल्सो 10 न्यूटन। तो इन दोनों वेक्टर में डायरेक्शन अलग अलग है, बट देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। डायरेक्शन डिफरेंट है, बट यहाँ पर दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे यहाँ पे सेम है। इन दोनों वेक्टर में F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड but different direction, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है, डिफरेंट डायरेक्शन बट सेम मैग्नीट्यूड। तो ये ध्यान रखो यहाँ पे, समझ गए कि नहीं, क्लियर हो गया अभी सर? ओके, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है, एक ईस्ट की तरफ है, एक वेस्ट की तरफ है ना। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अभी बताना है यहाँ पे आगे। हो गया क्या? हाँ सर। हाँ। अब इस पे बताना है यहाँ पे। Now A vector is 4 meter per second and this is along east, and B vector is again 4 meter per second square and this is along east. Is vector A and vector B have same magnitude? Yes. हाँ सर। Same No. magnitude है. What is your answer? No. क्या है आंसर? यहाँ पे क्वेश्चन है। नो सर। सेम मैग्नीट्यूड है क्या? No, sir. क्या है फिर? Different है। हाँ डिफरेंट है, एक मीटर पर सेकंड है और एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब बोथ आर रिप्रेजेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो व्हाट इज योर आंसर? आंसर इज नो। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकंड, जबकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट बोथ आर इक्वल? देखो भाई, 4 मीटर पर सेकंड इज नॉट इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ गए या नहीं? बट हैव सेम डायरेक्शन। तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होने पे डायरेक्शन सेम हो सकता है, समझ गए ना? अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होने पे डायरेक्शन सेम हो सकता है। तो दे हैव सेम डायरेक्शन, दे हैव सेम डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम सिंस दे आर द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए बेटा? ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए?
एंड देन पेज नंबर 5। अब देखते हैं अपन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर कैसे करना, या दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालना। एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है, ये कैसे करना है। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा ना हो, उनके को इनिशियल पॉइंट लेना चाहिए, मतलब इनिशियल पॉइंट आपके सेम होने चाहिए। जैसे ये O है, ये P है, ये Q है, सपोज दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे थीटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑलवेज लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 डिग्री, हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं इस पे, एंगल बिटवीन टू वेक्टर के लिए आपको हमेशा या तो इनिशियल पॉइंट से देखना है या टर्मिनस पॉइंट से देखना है। या तो इनिशियल पॉइंट से देखो या टर्मिनस पॉइंट से देखो। तो एक एंगल और ये भी बन रहा, बट दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। यहाँ पे मान लो 60 डिग्री का है और ये 120 डिग्री का है। तो देयरफॉर एंगल बिटवीन vector A and vector B is theta equals to 60 degree but not 120 degree, ठीक है। क्योंकि ये कंडीशन आनी चाहिए और उसका रीजन है, बता दे रहा हूँ क्या रीजन है। जैसे ये दो वेक्टर हैं, तो बेटा इनका जो रिजल्टेंट आएगा, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कभी भी इधर ही आएगा, इधर पे कभी नहीं आएगा इनका रिजल्टेंट। जैसे मेरे एक हाथ को कोई इधर पे खींच रहा है, ठीक है, इधर पे मेरे हाथ को कोई खींच रहा है और एक हाथ को मेरा कोई इधर पे खींच रहा है, तो मैं किधर मूव करूंगा, बीच में कहीं जाऊंगा, पीछे कभी नहीं जा सकता हूं। समझ गए ना। तो एक्चुअल में जो रिजल्टेंट होता है वो इधर कहीं पे मिलेगा, आपको पीछे कभी भी नहीं मिलेगा। तो एंगल देखने का बस एक सिंपल सा यही तरीका होता है। और दूसरा, कॉमन इनिशियल पॉइंट हो या फिर कॉमन टर्मिनस पॉइंट हो, ये रहेगा। This is vector A and this is vector B। या तो इनिशियल पॉइंट कॉमन हो या टर्मिनस पॉइंट कॉमन हो। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट और टर्मिनस पॉइंट कॉमन नहीं है, जैसे ये दो वेक्टर हैं आपके पास में यहाँ पे, दिस इज वेक्टर A एंड दिस इज वेक्टर B, और ये एंगल मान लो 120 डिग्री है, तो आप इसको एंगल नहीं बोलेंगे। और एंगल देखने के लिए क्या कर दो आप, या तो यहाँ पर का आप एंगल चेक करोगे या फिर आप इसको पीछे से इधर पे लाके चेक करना, तो ये एंगल बनेगा। फिर कौन सा एंगल आएगा दोनों वेक्टर के बीच में, या तो ये रहेगा या ये रहेगा, बट इट इज नॉट द एंगल। और ये वैल्यू कितने डिग्री आएगी आपकी, 60 डिग्री की आपकी वैल्यू रहेगी एंगल की। तो ये वाले केस में जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ा दो या इसको पीछे ले लो। मतलब हेड हेड और टेल टेल क्या हो जानी चाहिए, को इंसाइड कर देना और फिर एंगल चेक करना। तो दो वेक्टर के बीच में एंगल हमेशा कैसे देखा जाता है, किस तरह से निकाला जाता है, या तो दोनों के टेल टेल को इंसाइड हो या दोनों के हेड हेड को इंसाइड हो, जैसे हेड हेड को इंसाइड हो रहे हैं, या फिर अगर सिचुएशन ऐसी कुछ है, जैसे ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये आपको सिचुएशन ऐसी दिख रही है बराबर है, एक की एरो इधर पे एक की एरो इधर पे, तो एक का हेड है और दूसरे का टेल। तो आप क्या कर दो, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर दो। अब दोनों के टेल टेल आ गए एक जगह पे, लेकिन सीधा शिफ्ट करना है, ऐसा नहीं कि घुमा देना है, टर्न नहीं करना, आपको सीधा शिफ्ट करना है कि भाई इसको उठा के आप आगे रख दो या इसको पीछे खींच के रख दो। मतलब आपको अल्टीमेटली क्या करना है, हेड हेड मिलाना है या फिर टेल टेल मिलाना है। समझ गए, दो वेक्टर के एंगल के लिए। क्लियर हो गया या नहीं, हेलो क्लियर हो गया नहीं, डाउट, कोई डाउट इस पे? नो सर। नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर हाँ वो जो आपने
थर्ड फिगर बनाई है उसमें 120 डिग्री लिया है, अगर वो 180 से कम भी रहा रहता तभी भी वैसा नहीं किए रहते ना? हाँ बिल्कुल, तब भी वैसे ही करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। हमेशा टेल टेल या हेड हेड से एंगल देखना है, अगर वो कम होता तब भी फिर वैसे ही करते जो अभी किए अपन ने। ठीक है, मतलब एक डायग्राम और बना देता हूँ। ओके सर। रुक जा, ये डायग्राम और बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा। ये मान ले 60, तो क्या करोगे आप, इसको यहां से एंगल देखना है, दिस इज थीटा, ये 120, ये सही है, ये करना। ठीक है अभी समझ गए? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिए क्या? स्क्रीनशॉट ले लिए? सर ले लिए? हाँ सर। मिटा दूंगा। अब एक डायग्राम बना रहा हूं, उसमें आपको बताना है एंगल बिटवीन द वेक्टर कितना कितना है। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर, क्वेश्चन हो गया। फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए एंड सी एंड बी एंड सी, उनके बीच में एंगल बताना है। जो एरो है, ये इस तरह से। ठीक है, बताओ जल्दी से। ए और बी के बीच में, फिर बी और सी के बीच में, ये ए और बी के बीच में 150। के बीच में 150। 150 कितना? ए और ए बी और के बी बीच के और बी के बीच में बताओ, ए और बी के बीच में कितने डिग्री का है? 150 तो देखो, अगर आप 150 यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ए का टेल यहाँ पे है इधर, और बी का टेल भी इधर है, सी का, सॉरी। तो ए और सी के बीच में तो बराबर हमको देख रहा है कि भाई थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री, है ना। अब बी, ए और बी के बीच में देखो तो ए इधर है और बी ऐसा गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आगे तक प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि दोनों की टेल टेल मिल जाए। तो ये कितने डिग्री का एंगल, दिस इज 150 डिग्री। और बी और सी के बीच में देखो, अभी दोनों 60 के डिग्री। हेड मिल रहे हैं, तो ये ऑलरेडी कितने डिग्री का यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। समझ गए कि नहीं, कि डाउट है कुछ? समझ गए, डाउट है? समझ गए सर। ओके, अभी स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गया बेटा, इतना पूरा जितना डिस्कशन किए? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपन अब कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है।